नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर वर्मा मेडिकल पे। आज वीडियो में बात करने वाले सीमन एनालिसिस के ऊपर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीर की जांच क्या होती है और इसको कैसे देना होता है और माइक्रोस्कोप में स्पर्म को कैसे देखते हैं, स्पर्म का शेप, साइज और काउंटर मूवमेंट के बारे में, और प्रेगनेंसी के लिए कितने स्पर्म काउंट चाहिए होते हैं। तो अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं सीमन टेस्ट के नाम के बारे में। तो देखिए, सीमन टेस्ट का नाम होता है सीमन टेस्ट, स्पर्म काउंट टेस्ट, या फिर सीमन एनालिसिस, या फिर मेल फर्टिलिटी टेस्ट। सबका पर्पस एक ही होता है कि मेल फर्टिलिटी चेक करना। बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में। तो देखिए, सीमन एनालिसिस में मेनली ये चीज़ें होती हैं, जिसमें पहला आता है क्वांटिटी, जैसे सीमन में स्पर्म कितना है। दूसरा, उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी कि वो नॉर्मल है या फिर डिफेक्टिव है। और तीसरा आता है फर्टाइल स्पर्म, यानी कि कौन से स्पर्म प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल हैं। सिर्फ स्पर्म होना काफ़ी नहीं होता है, स्पर्म का हेल्थ, मोबाइल और नॉर्मल शेप में होना ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे सीमन एनालिसिस के 3 पैरामीटर्स के बारे में। तो देखिए, सीमन एनालिसिस में 3 मेजर फैक्टर होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला आता है स्पर्म काउंट, यानी कि सीमन में टोटल स्पर्म की संख्या कितनी है। दूसरा आता है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म का शेप, यानी कि स्पर्म का हेड, नेक और टेल नॉर्मल है या नहीं है। और तीसरा आता है स्पर्म मोबिलिटी, यानी कि उसकी मूवमेंट, यानी कि स्पर्म कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, इस जिंदा स्पर्म कितना है और कितने डेड हैं। अब बात करेंगे कि टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो देखिए, सीमन एनालिसिस मेनली 2 रीजन से कराया जाता है। पहला है इनफर्टिलिटी टेस्ट और दूसरा होता है वेस्कोटोमी के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई कपल 1 साल से ट्राई कर रहा है और प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही है, तो मेल पार्टनर का सीमन एनालिसिस इसमें ज़रूरी होता है। दूसरा है वास्कोटोमी के बाद, यानी कि नसबंदी के बाद चेक करने के लिए कि सीमन में स्पर्म आ रहा है या नहीं। अब बात करते हैं कि इसको सैंपल को कैसे देना होता है। तो देखिए, सैंपल देने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि आपको 2 या 7 दिन तक सेक्स या मास्टरबेशन नहीं करना है। आइडियल गैप 3 दिन का होता है, और सैंपल देने से 1 दिन पहले एजैकुलेशन हुआ तो रिपोर्ट गलत आ सकती है। बात करते हैं सैंपल कलेक्शन का सही तरीके के बारे में। तो देखिए, सैंपल सिर्फ मास्टरबेशन से कलेक्ट किया जाता है, कंडोम यूज़ करना अलाउड नहीं होता है, और लैब का दिया हुआ स्टेराइल वाइड माउथ कंटेनर यूज़ होता है। इसमें जेनिटल एरिया को पहले क्लीन करना ज़रूरी होता है। इसमें होम कलेक्शन जनरली अलाउडेड नहीं होता है। इसके अंदर अगर अलाउडेड हो भी तो सैंपल 30 मिनट के अंदर लैब तक पहुँचाना ज़रूरी होता है, और रूम टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। बात करेंगे इसके प्रोसेसिंग के बारे में। तो देखिए, सैंपल आने के बाद सीमन को 37 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। लिक्विफिकेशन टाइम यानी कि 20 से 40 मिनट होता है, और जब सीमन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगे तब प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं सीमन एनालिसिस के 3 पार्ट्स के बारे में, जिसमें पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर एब्सटेंस पीरियड, यानी कि कितने दिन का गैप है, लिक्विफिकेशन टाइम और वॉल्यूम, जो कि 1.5 ml से ज़्यादा होना चाहिए, और कलर, यानी कि कलर इसमें वाइटिश ग्रे होना चाहिए, और जो पीएच है इसकी वो 7.2 से 7.8 होनी चाहिए, और जो एबनॉर्मल कलर है वो पिंक, रेड, ब्राउन, येलो अगर आता है तो फिर इन्फेक्शन या ब्लड हो सकता है। अब बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो फ्रक्टोज टेस्ट, यानी कि स्पर्म एनर्जी के लिए फ्रक्टोज पॉजिटिव होना चाहिए। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि स्पर्म काउंट के बारे में। तो देखिए, इसमें स्पर्म काउंट नॉर्मली 15 मिलियन पर मिलीलीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बात करेंगे मोटिलिटी के बारे में। तो टोटल मोटिलिटी 40 से 50% से ज़्यादा या उसके तक होनी चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेड देते हैं। जैसे कि ग्रेड ए दिया है किसी को तो फास्ट प्रोग्रेसिव है, ग्रेड बी का मतलब है स्लो प्रोग्रेसिव, ग्रेड सी का मतलब है नॉन प्रोग्रेसिव, और ग्रेड डी का मतलब है डेड स्पर्म। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो देखिए, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी जो 4% या उससे ज़्यादा होती है WHO के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कि हेड डिफेक्ट, यानी कि बिग हेड, स्मॉल हेड, डबल हेड, या फिर नेक डिफेक्ट, या फिर टेल डिफेक्ट, यानी कि कॉइल्ड, शॉर्ट और डबल टेल। डिफेक्टिव स्पर्म प्रेगनेंसी के लिए यूजफुल नहीं होता है। अब बात करेंगे इन्फेक्शन इंडिकेटर के बारे में। तो देखिए, नॉर्मल रिपोर्ट में पस सेल नील आती है, RBC नील आती है, और एपिथेलियल सेल नील आती है। अगर प्रेजेंट हो तो इन्फेक्शन का इंडिकेशन होता है।
अब बात करेंगे माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन इमेजेस के द्वारा। तो देखिए, अगर नॉर्मल स्पर्म है तो ओवल हेड प्लस लॉन्ग टेल प्लस फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, और अगर लो काउंट है तो स्पर्म नहीं दिखते हैं या कम दिखते हैं, और अगर डिफेक्टिव स्पर्म है तो एबनॉर्मल हेड है, टेल है और कॉइल टेल है, और अगर मोटिलिटी इमेज है तो फिर ग्रेड ABC कंपैरिजन होता है इसमें। देखिए दोस्तों, सीमन एनालिसिस मेल इनफर्टिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। स्पर्म काउंट नहीं, मूवमेंट और शेप भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है इसमें, और अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।